अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में शादबाद होंगे। आज हम फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम इन लेक्चर्स के थ्रू एफएससी की बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह बाद में दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस किया जाएगा, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स वगैरह पे। सबसे पहले बायो को शुरू करने जा रहा हूँ। आज फ़र्स्ट ईयर बायो का चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले बायोलॉजी है क्या? बायो बेसिकली दो वर्ड्स से मिलके एक वर्ड बना हुआ है। वो दो वर्ड्स बायोस और लोगोस हैं। बायो और लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। मतलब कि बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना बायो कहलाता है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि बायो जो है बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है। अच्छा, हमने कहा कि बायो साइंस की ब्रांच है, तो साइंस क्या है? अच्छा, साइंस में हर उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले ऑब्ज़र्वेशंस की जाती हैं। साइंस में सबसे पहले ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद उन ऑब्ज़र्वेशंस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो उससे रिज़ल्ट डिड्यूस होता है, जो उससे रिज़ल्ट लिया जाता है एक्सपेरिमेंट से, उसकी बेसिस पे नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश का नाम साइंस। अब बायो साइंस की ब्रांच है और बायो में हम लाइफ को स्टडी करते हैं। अब नेचर को जानना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेचर को जानने का नाम बायोलॉजी होगा। अच्छा, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, बायोलॉजिस्ट उस बंदे को कहते हैं जो बायोलॉजी का इल्म रखता है, जिसमें बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, ऑब्ज़र्वेशंस मुशाहदा लेने के बाद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाले रिज़ल्ट की बिना पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेचर को जानने की जो कोशिश है उसे बायोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी में सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में हम उन तमाम नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं जो किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लाइफ को इफ़ेक्ट करते हों। यही लिखा हुआ है, ऑल दोज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ आल्सो स्टडीड अंडर द बायोलॉजी विच इफ़ेक्ट द लाइफ इन एनी वे, किसी भी तरीके में। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझें, O2 है, अगर ये ऑक्सीजन सारी इन्वायरमेंट से ख़त्म कर दी जाए, लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन को पढ़ा जाएगा बायो में। वाटर है, अगर वाटर इस यूनिवर्स से ख़त्म हो जाए, लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। वाटर को बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब बायोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ अनासर, कुछ सूरतें ऐसी भी हैं कि जो बायो के स्कोप से बियॉन्ड करती हैं, बाहर निकल जाती हैं। बियॉन्ड का मतलब होता है कि वो बायोलॉजी में नहीं आती, बायोलॉजी इसका जवाब नहीं दे पा रही। हालांकि अब वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? वो एस्पेक्ट्स हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है। अब किसी भी बायोलॉजिस्ट से आप जाके पूछें, भाईजान जो लाइफ है इसका मतलब क्या है, आप बायो के बंदे हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, मुझे लाइफ का मतलब बताएं, लाइफ का मतलब क्या है। अब वो बंदा कहेगा, यार मैं क्या बताऊं कि लाइफ का मतलब क्या है। इसी तरह मतलब कि इसका आंसर दिया ही नहीं जा सकता कि लाइफ का मतलब क्या है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका अभी तक आंसर नहीं है,
वाई देयर शुड बी लाइफ, इसका आंसर बायोलॉजी नहीं दे सकती कि लाइफ इस यूनिवर्स पे क्यों है, अर्थ पे लाइफ क्यों है, लाइफ का बेसिकली मकसद क्या है, इसका भी जवाब बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकते। अब बायोलॉजिस्ट इसका जवाब नहीं दे सकते तो फिर इसका जवाब देगा कौन। अब इसके आंसर पे आते हैं। अच्छा, बायोलॉजिस्ट ये जो ऊपर दो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ऐसे क्वेश्चन को पिक ही नहीं करते, कहते हैं कि इनका आंसर हम नहीं देते, वो इन आंसर्स का जो इन क्वेश्चंस का आंसर है वो इन दो बंदों पे छोड़ देते हैं, फ़िलासफ़र्स पे, जो अपनी सोच विचार के थ्रू सिर्फ हाइपोथेसिस ही दे सकता है कि लाइफ क्यों है, लाइफ का मतलब क्या है, और थियोलॉजियंस होते हैं जो मज़हब को स्टडी करते हैं, जैसे जो इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह हैं वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब मकसद आ गया कि लाइफ का मकसद इस्लाम में इबादत है, हमें इसलिए पैदा किया गया, हम भी लिविंग थिंग्स ही हैं। मतलब कि फ़िलासफ़र्स भी कोई ना कोई आंसर्स दे देंगे, थियोलॉजियंस भी कोई ना कोई आंसर दे देंगे, बट बायोलॉजी कोई इसका आंसर नहीं देती। अब अगर इनका आंसर नहीं देती तो बायोलॉजी फिर आंसर किस चीज़ का देती है। बायोलॉजी मेनली उन मैटर्स के साथ डील करती है जिसमें ये बताया गया हो कि लाइफ अब आ गई है, वजूद है लाइफ का, लाइफ वर्क कैसे कर रही है। इन क्वेश्चंस का आंसर बायोलॉजी देगी कि लाइफ काम कैसे कर रही है। अच्छा जी, अब हम बायोलॉजिस्ट्स ने कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन कर दी हैं, स्पेसिफ़ाई कर दी हैं, जिनकी बेसिस पे कोई भी बंदा उन करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए दो थिंग्स के दरमियान ये कंपैरिजन, ये डिसीजन कर लेगा कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। अब वो करैक्टरिस्टिक्स, वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, वो ये 9 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेस पे कोई भी बंदा ये डिसीजन कर सकता है कि ये चीज़ लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। अब पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, मतलब कि लाइफ कोई सिंपल चीज़ नहीं है। अगर आप H2O के मालिक्यूल को ही देखें, सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, और इसमें कोई कोई फ़िलासफ़ी नहीं है कि वाटर क्या है। अगर लाइफ को देखें तो बेशुमार एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, और वो बहुत ही कम्प्लेक्स वे में आपस में जुड़ के, मुख्तलिफ वे में आपस में बॉन्डिंग करके उसने लाइफ का वजूद बरकरार रखा हुआ है। मतलब कि लाइफ कोई इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। ये कोई भी लिविंग थिंग है वो कम्प्लेक्स एंटिटी होगा, सिंपल एंटिटी नहीं हो सकता। अगर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसमें सेल्स पाए जाएंगे। अब सेल्स की बेस पे मे बी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। यूनि से मुराद एक ही सेल में सारी लाइफ है, मल्टी सेलुलर से मुराद के ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। अब यूनिसेलुलर का ये मतलब नहीं है कि वो सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, ना जी ना। यूनिसेलुलर एक ही सेल पे मौजूद लाइफ होगी, बट वो पूरा सारा वर्क उसी सेल के अंदर हो रहा होगा। एक बैक्टीरिया को देख लें, एक सिंगल सेल होता है, लेकिन उसको स्टडी करते करते सदियां हो गई हैं, उस पर स्टडी करते, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सदियां उसको स्टडी करने में लग गई, कोई सिंपल चीज़ नहीं है। आगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, जितनी भी खसूसियात हैं, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना है, उसके हाथ पाँव कैसे होंगे, अगर लिविंग ह्यूमंस की बात की जाए, वो सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर उनकी बॉडी में जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जिनकी बेस पे डिसीजन होती है कि उसमें करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी। चौथी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये है कि ये कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, कैरी आउट एंड कंट्रोल। अच्छा, कैरी आउट का मतलब है कि ये अपनी बॉडी के अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शन करेंगे,
अब केमिकल रिएक्शन तो हो रहे हैं लेकिन उनको कंट्रोल भी किया जाएगा। ये नहीं है कि उनको उनके बलबूते पे छोड़ दिया बस हो रहे हैं और हो ही जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 0.08 ग्राम होना चाहिए। अब अगर लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ही जाएगा तो ब्लड में इसका लेवल राइज हो सकता है। इसलिए एक कंट्रोल्ड मैनर में केमिकल रिएक्शन को कैरी किया जाता है। केमिकल रिएक्शन कैरी आउट भी हो रहे हैं लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में हो रहे हैं। पांचवी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, एक्वायर एंड यूज़ केमिकल एनर्जी। अब जो केमिकल रिएक्शन वो कर रहे हैं अपनी बॉडी में, उनसे हासिल होने वाली एनर्जी, उनसे एनर्जी हासिल भी करते हैं और उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ भी करते हैं अपनी बॉडी के लिए। ह्यूमंस पे आए, हम मूव करते हैं, जो फूड खाते हैं उस फूड के बाकायदा केमिकल रिएक्शंस होंगे बॉडी में, उनसे एनर्जी हासिल करके वॉकिंग के लिए, चलने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बेसिकली एनर्जी चाहिए, इस्तेमाल हो रही है। आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगली प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज़, अपने साइज़ में भी बड़े होते हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है उसका साइज़ छोटा होता है, एज टाइम गुजरने के साथ साथ उसका साइज़ ग्रो करता है, वो बड़ा हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये भी प्रॉपर्टी है। अब प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू देम। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करेंगे अपने ही जैसे, जिनको हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंज। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा गर्मियाँ हैं, अगर बंदा बाहर निकलता, बाहर धूप होती है, अब ज़ाहिर सी बात है अगर धूप में गया है उसकी सेंस काम करेगी, कॉमन सेंस है, मुझे धूप में जाया गर्मी लगेगी, तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। वह सिंपल मूव करके किसी सायादार दरख्त के नीचे जाके खड़ा हो जाएगा। उसका बिहेवियर है, वो गर्मियों में धूप में रहना नहीं पसंद करेगा, छाँव में जाना पसंद करेगा। इसी तरह अगर आप सर्दियों की बात कर लें, धूप निकली होती है तो हम ह्यूमन्स ही धूप में बैठना पसंद करते हैं, बिहेवियर है। रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आए। अब अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गई है, अब उसको इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से अगर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में हमारे कोई चेंज आती है, अब उस इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को भी मेंटेन किया जाता है। उस मेंटेनेंस को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। बेसिकली होम्योस्टेसिस का मतलब ही ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को एक प्रॉपर जगह पे रखना, जितना उसका सेटअप डिफ़ाइन कर दिया गया है। मसलन कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिसाइड कर लिया गया तो उसको 37 पे मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस होगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था बायोलॉजी का। इंशाल्लाह हम इसी वे में आगे कंटिन्यू करेंगे फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी को। तो इंशाल्लाह आपसे सेकंड लेक्चर में मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।